नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं तलपट का अर्थ, तलपट की परिभाषा, तलपट बनाने की आवश्यकता या उद्देश्य तथा तलपट बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तलपट का अर्थ। खाता बही के सभी खातों के शेषों की अंकगणितीय शुद्धता का मिलान करने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है जिसे तलपट या परीक्षा सूची कहते हैं। ठीक है, तो जब हम जर्नल से खाता बही में पोस्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद पोस्टिंग के बाद जब उसका डेबिट और क्रेडिट शेष का बैलेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उन खातों को एक जगह एक सूची के रूप में तैयार करते हैं जिसे हम तलपट कहते हैं। और इस सूची का उद्देश्य होता है उन खतौनी में किए गए खातों की जो शुद्धता है उसकी अंकगणितीय शुद्धता का माप करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तलपट को कई नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने तलपट को परीक्षा सूची, कक्षा चिट्ठा, सूची पत्र, विवरण पत्र, तुलन पत्र तथा बैलेंस शीट इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पे कई चीज़ दिया हुआ है। परीक्षा सूची कहते हैं, ठीक है, परीक्षा सूची है, कच्चा चिट्ठा है, सूची पत्र है, विवरण पत्र है और तुलन पत्र है। इसके अलावा इसको इंग्लिश में बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपको आगामी परीक्षाओं के लिए। अब हम लोग देखते हैं तलपट की परिभाषा। तलपट खाता बही के विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट योगों अथवा खातों के शेषों की वह सूची है जो एक निश्चित तिथि पर खतौनी की अंकगणितीय शुद्धता ज्ञात करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। यह जो परिभाषा है तलपट की एक आदर्श परिभाषा है। आप इसको परीक्षा के लिए उपयोगी बना सकते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है कि तलपट बनाने की आवश्यकता व्यापारी को क्यों पड़ती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो और मुख्य कारण को ही रखा है और इन्हीं कारणों के अंतर्गत सारे कारणों को समाहित कर लिया जाता है। तो यहाँ देखिए, पहला महत्वपूर्ण कारण है खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी। यानी आपने खतौनी की है, खाता बही में पोस्टिंग की है, तो उस पोस्टिंग को करने में, खातों के योग और शेष निकालने में अगर व्यापारी से कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि को आसानी से हम तलपट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अंतिम खाते अर्थात विवरणों को तैयार करने के लिए। अंतिम खाते अर्थात विवरणों को तैयार करने के लिए व्यवसाय के लेखा करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंतिम खाते अर्थात खाते विवरणों को तैयार करना ही होता है। और इसके लिए तलपट एक स्टेप है। तो खाता बही के बाद हम तलपट बनाते हैं ताकि हम अंतिम खाते और उसके अन्य विवरणों को आसानी से तलपट के माध्यम से हम बना सकें। तो मुख्य रूप से इसके दो ही उद्देश्य हैं। पहला है अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना और दूसरा अंतिम खातों अर्थात विवरणों को तैयार करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या तलपट एक खाता है? अगर आपके पास भी ऐसा प्रश्न कहीं मिले परीक्षाओं में तो आप उसका स्पष्ट उत्तर लिखिएगा, नहीं, तलपट एक खाता नहीं है, बल्कि यह खाता बही के खातों के शेषों से तैयार किया गया मात्र एक विवरण है जिसे जर्नल से खाता बही में की गई खतौनी की गणित संबंधी शुद्धता की जांच हेतु तैयार किया जाता है। यह खाता नहीं है, खातों की एक सूची है, इसलिए इसको विवरण पत्र या सूची पत्र भी कहते हैं। तो तलपट जो है वो खाता नहीं है। तलपट बनाने की विधियाँ। तलपट बनाने की मुख्यतः एक ही विधि है, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 विधियों को लिखा हुआ है। चूँकि प्रश्न जब उठता है कि तलपट बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं तो उसमें ये चारों समाहित हो जाते हैं। तो इसमें पहला विधि है योग विधि यानी टोटल मेथड, दूसरा विधि है शेष विधि बैलेंस मेथड और तीसरी विधि है योग एवं शेष विधि टोटल एंड बैलेंस मेथड और चौथा है और अंतिम योग विधि समान योग वाले पदों को छोड़कर। तो ये 4 विधि ही हैं जिनसे हम तलपट को बनाते हैं, खाते बही की शुद्धता को हम जांचते हैं। तो इन सब के बारे में आइए बारी बारी से और विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहली विधि की बात करते हैं योग विधि।
इस विधि में खाता बही के प्रत्येक खाने के दोनों पक्षों के योगों से तलपट बनाया जाता है। इस विधि में तलपट में 4 खाने होते हैं। प्रथम खाने में खातों का शीर्षक लिखा जाता है, दूसरे खाने में खाता बही का पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, तीसरे खाने में प्रत्येक खाते के डेबिट जोड़ों को लिखा जाता है और चौथे खाने में सभी खातों के क्रेडिट जोड़ों को लिखा जाता है। अंत में डेबिट या क्रेडिट पक्ष के योगों का कुल योग निकाला जाता है। अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात यह विधि अब प्रयोग में लाई नहीं जाती है। योग विधि द्वारा तलपट बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको खाते बही के दोनों तरफ के योगों को हमको जोड़ कर लेना होगा, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का हमको योग कर लेना होगा और हमको खाता बही का शेष नहीं निकालना होगा। केवल लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी डेबिट और क्रेडिट साइड के शेषों को जोड़ लेना होगा। जो डेबिट साइड का अमाउंट होगा वो डेबिट साइड वाले कॉलम में तलपट में, और जो क्रेडिट साइड का अमाउंट होगा क्रेडिट साइड वाले अमाउंट वाले राशि में तलपट में लिख दी जाएगी। ऐसा करने के बाद सभी खाते को बारी बारी से हम इसी अनुसार क्रमबद्ध कर लेंगे और लास्ट में खातों का योग कर लेंगे। अगर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल है तो यानी हमारा जो है अभी तक का लेखांकन सही है और हमारी प्रविष्टियां और पोस्टिंग जो है सही की गई हैं। अगर दोनों में कहीं अंतर है तो यह माना जाता है कि कहीं न कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है। दूसरी विधि है शेष विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक खाते के डेबिट शेषों या क्रेडिट शेषों को लिखा जाता है। इस विधि में भी तलपट के 4 खाने होते हैं जैसे योग विधि में होते थे। इस विधि में जिन खातों का कोई शेष नहीं होते उन्हें तलपट में नहीं दिखाया जाता। अंत में डेबिट तथा क्रेडिट शेषों का अलग अलग कुल योग निकाला जाता है। व्यवहार में तलपट बनाने की इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी यही एकमात्र ऐसी पद्धति है जो अधिक कुशल, व्यवहारिक और आसान है। तो ज़्यादातर व्यवसायी शेष विधि से ही तलपट बनाते हैं और यह विधि जो है बहुत आसान और व्यवहारिक मानी जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने तलपट का एक फॉर्मेट बना करके रखा है। आइए प्रत्येक बिंदुओं पर बारी बारी से नज़र डालते हैं। इसमें सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑफ, यानी तलपट जो है किस व्यक्ति का है, यहाँ उस व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया जाएगा या उस फर्म का या उस संस्था का, या ट्रायल बैलेंस ऑफ सोहन एंड मोहन सन्स या ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन पार्टनर्स। ठीक है, ऐसे हम कोई नाम लिख देंगे यहाँ पे। फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी हम ये जिस दिन तलपट बनाते हैं उस तिथि को हम इस पर डाल देते हैं। जैसे हम अगर बना रहे हैं 30 जून को तो हम यहाँ डाल देंगे एज ऑन 30 जून 2021। तो यहाँ पे हम जो भी तिथि डालेंगे वो एक दिन की तिथि होगी, ना कि एक वर्ष की। कभी कभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि जो है कि तलपट कब बनाया जाता है, एक तिथि विशेष को, एक वर्ष विशेष को, एक अवधि विशेष को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तलपट जो है एक तिथि विशेष को यानी एक निश्चित तिथि या एक निश्चित दिन को बनाया जाता है, ना कि किसी अवधि या किसी समय का। ठीक है, तो इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तलपट के कितने खाने होते हैं। तो ठीक है, तलपट में योग विधि, शेष विधि और समान योग वाले पदों को छोड़कर योग विधि यानी जो उपयुक्त 3 मेथड थे उन तीनों मेथड के लिए यह जो फॉर्मेट है यह उपयुक्त है। यानी इन तीनों विधियों में 4-4 कॉलम होंगे। पहला जो कॉलम होगा खातों के नाम, नेम ऑफ अकाउंट्स। इस कॉलम में हम सभी खातों के नाम लिखेंगे जितने खाते खाता बही में खोले जाते हैं। दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है खाता पृष्ठ संख्या या LF, लेजर फोलियो। इस वाले कॉलम में हम जहाँ पर हमारा खाता बही में उस खाते का बैलेंस होता है उस पृष्ठ संख्या को हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यदि हमारी खाता बही जो उसका शेष है या जो खाते का शेष है वो पृष्ठ संख्या 2 पर निकाला गया है तो हम यहाँ पर 2 को दर्शा देंगे। फिर बात करते हैं हम लोग धनराशि की। धनराशि के लिए देखिए यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है, योग ऋणी और योग धनी, टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट। तो यदि खाते का डेबिट बैलेंस होता है तो हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं योग विधि के द्वारा तलपट बनाना।
तो योग विधि के द्वारा हम तलपट कैसे बनाते हैं। तो योग विधि से जब भी हम तलपट बनाते हैं तो मैंने पहले इससे बताया कि हम पहले खाते का नाम लेंगे, पूंजी खाता यहाँ डाल देंगे। पूंजी खाता जो होता है उसका जो शेष होता है वो हमेशा जो होता है धनी शेष होता है, यानी उसका शेष हमेशा यहीं पर होगा। जो पूंजी शेष होता है वो हमेशा धनी शेष ही होता है, ठीक है। तो इसका कोई ऋणी शेष नहीं होता है। अगर बाई चांस अगर होता है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। यानी जो योग विधि होती है उसमें हम खाता बही के दोनों योगों को, यानी डेबिट पक्ष का योग और क्रेडिट पक्ष का योग, डेबिट पक्ष के योग को इस साइड में और क्रेडिट पक्ष के योग को इस साइड में हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है रोकड़। तो जो रोकड़ होता है, रोकड़ खाता, इसका भी सदैव डेबिट शेष होता है, यानी इसका अमाउंट हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा। लेकिन अगर हम योग विधि से कर रहे हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं योग विधि की, तो योग विधि से जब हम करेंगे तो इसका डेबिट शेष भी होगा और क्रेडिट शेष भी होगा। तो डेबिट वाले कुल योग को यहाँ और क्रेडिट वाले कुल योग को हम यहाँ पर दर्शा देंगे। इसी तरीके से और सारे भी खाते हैं, फर्नीचर खाता है, विनियोग खाता, मजदूरी खाता और बीमा खाता। तो और भी बहुत सारे खाते हो सकते हैं। मैंने इस संख्या को कम रखा है ताकि आसानी हो आपको समझाने में, बताने में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी खाता होगा उसका जो ऋणी योग होगा उसको ऋणी योग में, और जो धनी योग होगा उसको हम धनी योग में लिखेंगे। यानी प्रत्येक खाने के दोनों पक्षों को हम इस विधि के अंतर्गत लिखते जाएंगे और लास्ट में जो है हम इन डेबिट और क्रेडिट शेषों का योग कर लेंगे और योग वाले अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। यदि हमारा डेबिट बैलेंस और हमारा क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमने जो तलपट बनाया है वो सही है, और उसके पहले की जो खतौनी की है, पोस्टिंग की है या जनरलाइजिंग की है, वो सारी प्रक्रिया हमारी गणितीय रूप से सही मानी जाती हैं। अब हम दूसरे विधि की बात कर रहे हैं, बैलेंस मेथड या शेष मेथड। उसमें भी फॉर्मेट सेम टू सेम होगा, योग विधि के जैसा ही शेष विधि वाले में भी फॉर्मेट होता है। बस हमको यहाँ करना क्या होगा, हम खाता बही में से खातों के शेषों को यहाँ पर दर्शाएंगे। यानी एक कॉलम में जो है एक ही शेष होता है, दो शेष नहीं होता है। जैसे यदि पूंजी खाता है तो पूंजी खाता का सदैव क्रेडिट शेष होगा और ये यहाँ लिखा जाएगा। रोकड़ खाता है, इसका हमेशा डेबिट शेष होता है। फर्नीचर खाता डेबिट शेष ही होगा। विनियोग खाता डेबिट शेष होता है। मजदूरी दिए हैं, लिए हैं, तो इसका डेबिट और क्रेडिट शेष जो भी आपका बनेगा उसको आप वहाँ पर लिखेंगे। बीमा यदि डेबिट शेष है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट साइड में। यानी यह विधि भी बहुत आसान है, आपको बस देखना होगा खाता बही में आपने जो खतौनी की है उस खाते बही का, उस खाते का जो शेष है, यानी अगर डेबिट शेष है, जैसे यदि हम रोकड़ फर्नीचर तो ये तो स्थायी होता है। हम बात करते हैं विनियोग खाते की या फर्नीचर खाते की, ठीक है, या मजदूरी खाते को ही ले लेते हैं। मजदूरी खाता है, इसका जो है शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो जो डेबिट होगा वो डेबिट साइड में जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया हम करते जाएंगे। सभी खातों को यहाँ हम दर्शा लेंगे, उनके डेबिट या क्रेडिट शेषों को हम डेबिट या क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उसको देख लेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। यदि दोनों इक्वल है तो हमारी प्रक्रिया सही है, यदि इक्वल नहीं है तो हमने कहीं न कहीं कोई त्रुटि कर दी है। अब हम तीसरी विधि की बात करने जा रहे हैं, योग एवं शेष विधि। यह विधि पहली व दूसरी विधि यानी योग विधि और शेष विधि दोनों का सामूहिक प्रयोग है, अर्थात इसमें खातों की योग एवं शेष दोनों ही लिखे जाते हैं। इस विधि में राशियां लिखने के लिए 4 खाने बनाने पड़ते हैं, 2 खाने योग लिखने के लिए तथा 2 खाने शेष लिखने के लिए। इस प्रकार के तलपट का न तो कोई विशेष प्रयोग होता है और न ही कोई विशेष लाभ है। इस विधि के प्रयोग में समय तथा श्रम अधिक लगता है, इसलिए यह विधि अधिक प्रचलित नहीं है। वर्तमान में होता क्या है, हम केवल शेष विधि से ही तलपट बनाते हैं। तो योग एवं शेष विधि, ये जो है योग और शेष दोनों उपयुक्त, पहला और दूसरी जो विधि थी उन दोनों विधियों का यह मिश्रण है। इस विधि का प्रयोग हम अगर करते हैं तो यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ही लंबी, उबाऊ और श्रमपूर्ण हो सकती है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह आज के परिवेश में अव्यवहारिक है, यानी व्यवहार के योग्य नहीं है। तो आइए इस विधि को हम फॉर्मेट में समझते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे
कि इस योग एवं शेष विधि में हमारे जो कॉलम होंगे वो 4 की जगह पर 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो उपर्युक्त पहली और दूसरी विधि जो थी यानी योग विधि और शेष विधि, उसमें हमारे कुल 4 कॉलम होते थे। पहला खातों का नाम, दूसरा खाता पृष्ठ संख्या, योग ऋणी और योग धनी। परंतु यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर धनराशि के लिए 4 कॉलम होगा, यानी 2 योग के लिए और 2 जो होगा वो शेष के लिए होगा। आई बात समझ में? तो हम जो क्या करेंगे, यहाँ पे धनराशि के लिए 4 कॉलम खींच देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आप जब भी बनाएंगे इसको कम करके बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक कॉलम मैं ऐसे और खींच दे रहा हूँ, एक कॉलम यहाँ और हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ योग ऋणी योग धनी, फिर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हम ऊपर कर लेंगे शेष विधि के लिए, फिर यहाँ हम लिख लेंगे योग विधि के लिए। तो 2 कॉलम हमारा धनराशि शेष विधि के लिए हो जाएगा और 2 कॉलम की धनराशि हमारी योग विधि के लिए हो जाएगी, अर्थात कुल 6 कॉलम हमारा हो जाएगा। यानी पहला खातों के नाम, दूसरा खाता पृष्ठ संख्या, तीसरा धनराशि शेष विधि के लिए और चौथा धनराशि योग विधि के लिए। अब शेष विधि में भी 2 कॉलम हो जाएंगे और योग विधि में भी 2 कॉलम हो जाएंगे, अर्थात धनराशि के लिए 4 कॉलम हो जाएंगे और 2 ये कुल मिलाकर के 6 कॉलम हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। ये भी सेम योग विधि और शेष विधि का ही मिश्रण है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। योग विधि और शेष विधि दोनों मेथड को हम इसमें लगा देंगे। योग विधि का प्रयोग करके योग विधि वाले कॉलम की तरफ हम लिखेंगे और शेष विधि का प्रयोग करके शेष विधि वाले अमाउंट में हम लिखेंगे। इस प्रकार हम करते जाएंगे और लास्ट में पूरी प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में हम करते क्या है, योग विधि का योग कर लेंगे और शेष विधि के अनुसार हम उसका भी योग कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो हमारा बैलेंस है वो दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, यानी योग विधि का बैलेंस योग विधि से और शेष विधि का बैलेंस जो है शेष विधि से डेबिट साइड और क्रेडिट का साइड का योग बराबर होना चाहिए। यदि बराबर है तो हमारा कार्रवाई सही है, यदि गलत है तो हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया जरूर है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो योग विधि का जो टोटल आएगा, जो योग विधि का टोटल होगा वो अधिक होगा, ठीक है, और जो शेष विधि का टोटल होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हम योग विधि में धनी योग और ऋणी योग दोनों का टोटल इसमें लिखते हैं और शेष विधि में हम केवल दोनों खाते के बैलेंस यानी खाता वही के किसी भी खाते के बैलेंस को लिखते हैं। तो यहाँ हम जो भी हमारा अमाउंट होगा वो शेष विधि में कम होगा और योग विधि में अधिक होगा। आखिरी विधि है योग विधि समान योग वाले खातों को छोड़कर। यह पहली विधि के ही समान है क्योंकि इस विधि में भी सभी खातों के डेबिट तथा क्रेडिट योग सम्मिलित किए जाते हैं। अंतर केवल यह है कि इस विधि में उन खातों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है जिनके डेबिट शेष तथा क्रेडिट शेष समान होते हैं। यह विधि भी व्यवहारिक नहीं मानी जाती है, अर्थात इस विधि का भी प्रयोग आजकल नाम मात्र का या नहीं के बराबर ही होता है। अब आइए इसको समझते हैं कि ये बनता कैसे है। यानी योग विधि समान योग वाले पदों को छोड़कर, मैं चौथे विधि की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा विधि क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पर भी जो है कि कॉलम जो होगा पहली और दूसरी विधि के ही समान होगा, यानी यहाँ पर भी जो कॉलम होंगे वो 4 ही होंगे। खातों के नाम, खाता पृष्ठ संख्या, योग ऋणी और योग धनी के लिए होगा। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहली विधि में हम योग विधि में जो मेथड हम अपना रहे थे वही मेथड अपनाएंगे। अंतर हमको इसमें केवल यह रखना है, जैसे यदि फर्नीचर खाता है और फर्नीचर खाते का ऋणी शेष जो जब हम खतौनी करते हैं तो उसका ऋणी साइड का योग जो है मान लीजिए 2000 है और धनी साइड का योग भी 2000 है, यानी बैलेंस इसका 0 है। तो ऐसे खातों को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? यानी खतौनी में जिसका कोई शेष न निकले वैसे खातों को हम समान योग वाले पदों को छोड़कर योग विधि में नहीं लिखते हैं। बाकी इसके अलावा योग विधि के जैसे हम ही इसमें लिखते जाएंगे और लिखने के बाद लास्ट में शेष सभी धनराशियों का योग कर लेंगे।
धनराशि वाले कॉलम में अगर दोनों पक्ष का योग बराबर हो जाता है तो यानी हमारा तलपट सही है, यदि सेम नहीं है तो यानी हमने कहीं न कहीं कोई त्रुटि कर दी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यदि तलपट का शेष मिल जाता है, यानी तलपट का शेष, ये जो शेष है योग मिल जाता है, तो क्या हमारा तलपट जो है या तलपट से पूर्व की जो हमने पोस्टिंग की है, जनरलाइजिंग की है, क्या वह 100% सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यह जरूरी नहीं है कि यदि हमारा तलपट का जो बैलेंस है वो मिल जाता है तो हमारे द्वारा किए गए इससे पूर्व के कार्य सही ही हो, क्योंकि उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। क्योंकि अभी हम लोग आगे वाले वीडियो में इस प्रश्न को देखेंगे कि तलपट मिल जाने के बाद भी कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जो हमारे खातों में, हमारे लेखों में बनी हो सकती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।